नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। जहां दिल्ली में चुनाव एक तरफा होता नजर आ रहा है, यानी कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी बम्पर बढ़त की ओर आगे बढ़ रही और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस तो खाता खोलती भी नजर नहीं आ रही है। अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए हैं, मनीष सिसोदिया खुद चुनाव हार गए। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सीट है जहां पर उपचुनाव के नतीजे भी सामने आ रहे हैं, यानी कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट। इस सीट पर जहां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, यह बताया जा रहा था कि दोनों ही राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां भी नतीजे कुछ ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी खेमे में खुशी की लहर दौड़ा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में एक बड़ा सन्नाटा पसरा हुआ है। 50,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी लीड लेती हुई नजर आ रही है, यानी यूं कहें कि तस्वीरें साफ हो चुकी हैं और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी बस 1-2 कदम जीत से दूर है। और यह जीत बहुत बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि मिल्कीपुर का उपचुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा था 2027 के विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने उसके लिए। और समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम तरह के आरोप लगाए गए, चाहे वो चुनाव आयोग को लेकर आरोप लगाया गया हो, चाहे अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया हो कि चुनाव आयोग को हम सफेद कपड़ा भेंट करेंगे। उसके बाद उन्होंने अपने नेताओं के साथ सफेद कपड़ा की साथ फोटो भी खिंचाई कि चुनाव आयोग को यह भेंट किया जाएगा। और तमाम आरोप लगाए गए कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर रही है सीट पर। लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो नतीजे बेहद चौंकाने वाले। 50,000 वोटों से ज्यादा से लीड लेती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। चंद्रभानु पासवान जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद जो कि सपा से कैंडिडेट थे वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। इस तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा जी, जिनसे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह रही समाजवादी पार्टी की हार की। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। धन्यवाद अजय। दिल्ली में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी जीत रही है वो अपने आप में नए इतिहास लिखने वाला है। सबसे बड़ी चीज यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मिल्कीपुर सीट को लेकर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए ही नाक का सवाल बना हुआ था, वहां पर जीत तो जीत 50,000 वोटों से लीड लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये पहले से था अजय, और हमने इस पर चर्चा भी पहले की थी और तब भी हमने कहा था कि मिल्कीपुर सीट भले ही प्रतिष्ठा की बात हो, न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी, पर अगर आप बात करेंगे एक जीत हार का तो वहाँ पे ये था कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सीट निकाल लेगी। और मार्जिन की तरफ जिस तरह से बढ़ते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 21 राउंड हो चुके हैं, 8 या 9 राउंड और हैं, वहाँ पे 30 राउंड का शायद वहाँ पे मतगणना होनी है, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो ये मार्जिन अब बढ़ता ही जाएगा। और जिस तरीके से बीजेपी ने लीड ली थी शुरुआती दौर से, और जब कैंडिडेट की बात हुई थी तो कैंडिडेट पता था कि बाहरी कैंडिडेट है, यहाँ से नहीं आया है, पर एक बार इस चुनाव में अगर आप देखेंगे तो कैंडिडेट चुनाव से ही, जब कैंडिडेट की बात की थी कि कैंडिडेट कौन रहेगा, उसमें ही आपको दिख गया कि केंद्रीय चुनाव समिति, केंद्रीय संगठन, सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश संगठन और संघ, तीनों की प्रमुख भूमिका रही थी। ये कोई ऐसा नहीं था कि आपने किसी बाहरी को लाके आपने बैठा दिया हो। तमाम दावेदारी थी, वहाँ से बाबा गोरखनाथ हैं, उनका भी नाम जिक्र चला था, तो बड़े चेहरों के दरकिनार करते हुए एक ऐसे चेहरे को लेके आए जिसपे संघ, सरकार और संगठन तीनों की मोहर लगी थी। और उस चुनाव में आपको देखने मिलता है कि जब सरकार और संगठन तीनों एक साथ चुनाव लड़ रहे हो तो उसका नतीजा ऐसे ही आता है जिस तरह से ये आ रहा है। और ये निश्चित तौर से एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। दिल्ली चुनाव बेशक दिल्ली चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर आप उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट है मिल्कीपुर चुनाव, क्योंकि मिल्कीपुर ही वो चुनाव था जिसने 2024 का जो समीकरण बदला था वो बदल दिया था बीजेपी के लिए, और उसी का नतीजा था दिल्ली में जो सीटें कम हुई थी वो मिल्कीपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक क्या उसकी महत्वपूर्ण थी, क्या महत्व था मिल्कीपुर चुनाव का, ये बीजेपी बहुत अच्छे से जानती थी। अगर ये चुनाव हारती तो बहुत बड़े अप्रत्याशित बदलाव आपको देखने को मिल सकते थे उत्तर प्रदेश में। अजय, अखिलेश यादव ने बहुत आरोप लगाए, कई वीडियोस पोस्ट किए कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लोगों का वोटर आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं।
अयोध्या पुलिस की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जो नेता थे, जो जिनकी ड्यूटी लगती है, उनके कार्ड चेक किए जा रहे थे, वोटर आईडी कार्ड चेक नहीं किए जा रहे थे। फिर एक बुजुर्ग शख्स का वीडियो सामने आता है जिसमें वो कहता है कि मैंने अकेले 6 वोट डाल दिए। उसके बाद फिर एक जो वीडियो है वो जारी किया जाता है, बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि उनके 6 परिवार के वोट पड़े हैं। और अखिलेश यादव ये भी आरोप लगाते रहे कि चुनाव आयोग मर गया है, चुनाव आयोग ने जो भूमिका निभानी थी वो नहीं निभाई है। इतने गंभीर आरोप और फिर इस तरह का रिजल्ट भी सामने आना, ये क्या बहुत बड़ा झटका माना जाए अखिलेश यादव के लिए? देखिए अजय, जिस तरीके से करीब 11:30 बजे के आसपास का समय था, मीडिया से मुखातिब हुए थे अवधेश प्रसाद, तो उनका भी एक अलग एक कॉन्फिडेंस या कहें ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि मार्जिन कोई भी होना चाहिए, ये नतीजे में कन्वर्ट नहीं होंगे, नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे और समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतेगी। तो क्या ये चुनाव प्रचार में भी जब उन्होंने प्रचार कर रहे थे तो आप देख रहे थे कि बहुत लाइटली वे में लिया क्या खुद अवधेश प्रसाद ने अपने बेटे के चुनाव का, जीत के बेटे के चुनाव को, और जिससे किसे चुनाव लड़ा। और बीजेपी का अगर कैंपेनिंग की आप बात करेंगे, मुख्यमंत्री वहाँ पे थे, दोनों डिप्टी सीएम वहाँ पे थे, तमाम आला जो मंत्री हैं, जो संगठन के लोग हैं, वो वहाँ पे कैंप किए हुए थे और लगातार एक एक घरों पे एक एक वोट में जाते, क्योंकि बीजेपी का जो स्ट्रेटजी होती है वो एकदम अलग होती है अजय। वो प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग न केवल एक लेवल की होती है, बहुत स्तरीय उनकी प्लानिंग होती है, उस पर एग्जीक्यूट करते हैं। उनको पता है कि अपनी चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, उनको पता रहता है इस चीज़ को करना। वो चाहे पन्ना प्रमुख हो, बूथ अध्यक्ष हो, चाहे बूथ वार्ड अध्यक्ष हो, तो उनको सब पता होता है कैसे हमें करना है, क्या किस चीज़ में हम करेंगे और किस चीज़ का रिजल्ट हम लाएंगे। तो मिल्कीपुर में भी अगर आप बात करेंगे तो एक तो उपचुनाव है, उपचुनाव में भी अगर इतना बड़ा परसेंटेज ऑफ वोटिंग रहेगा, 65 एंड अबव जाता है, तो कहीं ना कहीं ये पहले से था कि जनता ने वहाँ पे मन बना रखा था कि अब की बार हमें बदलाव लाना, कि एंटी इनकम्बेंसी आती है। और उपचुनाव में देखा जाता है कि आपके पास एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब आपको पता होता है कि एक सीट है, इससे कोई बदलाव आने वाला नहीं है। हमने ये देखा था, आजमगढ़ में भी देखा था, जब अखिलेश यादव ने अपनी सीट छोड़ी थी विधानसभा चुनाव के लिए, तब भी देखा था दिनेश निरव जीत के वहाँ से आते हैं, बड़े मार्जिन से जीते। तो ये चुनाव उतना बड़ा रहता नहीं है, पर बीजेपी के लिए इस साख का सवाल था जय। ये वही मिल्कीपुर था जहाँ से एक बयान उठता है, सांसद थे तब के लल्लू सिंह, उनके एक बयान से न केवल मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली तक का, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर आता है, तो उस रास्ते में कहीं ना कहीं स्टन का काम किया था उनका एक बयान, जिसने रोक लगा दी थी आपका। तो वो आपको देखना होगा कि देखा गया था कि किससे किससे उस चुनाव में पूरा समीकरण बदल गया था। तो उस मिल्कीपुर को जीतना बहुत अहम था, क्योंकि सभी की निगाहें, न केवल संगठन की, सरकार की, केंद्रीय संगठन की भी चुनाव को लेके आपकी नज़र उसी पे थी, सबकी निगाहें पर थी। अगर फिर से कहूँगा, अगर ये चुनाव कुछ इधर उधर होता तो अप्रत्याशित बदलाव देखने मिलते हैं आपको बीजेपी में। एक सवाल मेरे दिमाग में है कि मानिए अगर उपचुनाव की बात करें तो वो हमेशा सरकार के पक्ष में जाता हुआ नजर आता है। इससे पहले 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, 2 में समाजवादी पार्टी जीती, 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई। आज मिल्कीपुर का जो रिजल्ट सामने आ रहा है वो भी बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि घोसी सीट पर जब उपचुनाव हुआ था, शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरा मोर्चा संभाले हुए थे और वहां बीजेपी को तगड़ी हार का सामना करना पड़ा था, यानी घोसी सीट बीजेपी से समाजवादी पार्टी ने छीन ली थी। अब सवाल ऐसे में खड़े हो रहे हैं कि क्या शिवपाल यादव को आगे ना करके समाजवादी पार्टी ने गलती की है, क्योंकि सोशल मीडिया पे सवाल उठने लगे। ये कहना गलत नहीं होगा, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप बीजेपी की बात करेंगे अजय, तो बीजेपी में थिंक टैंक या चाणक्य अमित शाह को आ जाता है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो उसके थिंक टैंक और चाणक्य विशेषकर उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, जहाँ पे जातिगत राजनीति, कास्टिज्म वोट बैंक की हो, और पूर्वांचल से लेके अगर मध्यांचल की बात करेंगे आप, तो उसमें कहीं ना कहीं आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते शिवपाल यादव को। एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, नेताजी के साथ माना जाता था कि नेताजी नेताओं को जोड़ते थे और संगठन को चलाना और बनाना, मजबूत करना, ये शिवपाल का काम था। और देखा गया था कि संगठन को कैसे चलाया जाता है, वो शिवपाल यादव ही देखते थे। और उन्होंने घोसी उपचुनाव में जिम्मेदारी दी, क्योंकि उसमें घोसी उपचुनाव में मैं था, मैंने उनसे बात भी की थी, तब भी उनका कहना था कि जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी, देखिए बड़े नेता की ये बड़ी चीज़ होती है, वो साहित्य स्वीकार करें। उन्होंने कहा था कि जो हमें जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसी पर करूँगा, एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ, अपनी पूरी ताकत के साथ लगाऊँ और मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि मैं सीट जीत के समाजवादी पार्टी के खेमे में दूँ। इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं आपने देखा नदारद रहे शिवपाल यादव, तो कहीं ना कहीं खामियाजा है
क्या इस पे मंथन करेगी समाजवादी पार्टी, ये बड़ा सवाल है। 2025 चल रहा है अजय, और 2026 के आते आते आप इसी अक्टूबर नवंबर से जब आप देखेंगे, अब त्योहारों का सीज़न शुरू होगा, दिवाली और दशहरे का, तब से आप एक उत्तर प्रदेश में पहले से आ जाता है चुनावी समन। तो वो चुनावी समर आपको लेट नवंबर दिसंबर में आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगी, और 26 आते आते आप पूरे चुनावी माहौल पे होंगे। उस समय क्या अगर आप अभी नहीं सोचते हैं शिवपाल यादव का कहाँ आपको यूज़ करना है या कहाँ आपको खड़ा करना है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी आप देखेंगे अजय, शिवपाल यादव बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, और पूर्वांचल की सीटों में जहाँ जहाँ वो गए थे उन्होंने जीत के दी हैं, वो सीटें निकाल दी। फिर से घोसी में थे वो, हमने मुलाकात की थी उनसे घोसी में, आजमगढ़ में वो थे, तो उन्होंने सीटें वहाँ से जीत के दी हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने सीटें दी, क्योंकि उनको पता है, नब्ज़ पता होता है। एक होता है कि आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं, आपको पता होता है कि उनको आप कुछ बताएंगे तो वो उसका आपको इलाज बता देंगे या मर्ज़ बता देंगे क्या है, तो वो जानते हैं अखिलेश यादव। पर शायद ये बात नहीं समझ पा रहे कि शिवपाल यादव को कहाँ यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। क्या अभी भी कुछ दूरी है इस चुनाव में लेके, एक प्रश्न ज़रूर उठेगा, और ये चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। क्या शिवपाल यादव किस कारण से नहीं आए, ये आत्मचिंतन का विषय समाजवादी पार्टी के लिए है, अखिलेश यादव के लिए, कि क्या अखिलेश यादव और उनकी टीम अकेले दम पे अभी भी चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि 27 के लिए अब समय नहीं है, और शिवपाल यादव को दरकिनार करना ये एक बहुत बड़ी भूल है समाजवादी पार्टी के लिए। एक आखिरी सवाल, 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की, यानी कि 37 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन उस चुनाव में अगर देखें तो संविधान बचाओ, पीडीए का नारा, ये सब चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो चुनाव हो रहे हैं लगातार समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। क्या जो पीडीए का नारा था वो अब फेल साबित हो रहा है? क्योंकि संविधान वाले मामले पर तो अब जनता ये समझ गई कि संविधान जैसा कुछ बदलने वाला टॉपिक था नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अखिलेश यादव अब अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव ला सकते हैं 27 के लिए? लोकसभा चुनाव था अजय, और एक चुनाव में एक समरबंदी होती है। आपको लगता है कि क्या एक मुद्दा होता है, एक मुद्दा बहुत बड़ा होता है वो चुनाव बनाने में, बिगाड़ने में। शायद पीडीए का नारा वो था, और वो उठा मिल्कीपुर से ही था अजय, वो अलग से नहीं उठा था संविधान को लेके। और अब इतना ज़्यादा संविधान कर दिया, और लोग जानते हैं कि संविधान बदलना इतना आसान नहीं है। वो आपके लिए पीस ऑफ केक नहीं है कि आप आए और आपने संविधान बदल दिया। वो तमाम बार चर्चा हो चुकी है, उसके खुले मंच पे चर्चा हो चुकी है, और एक माहौल बनाया गया था। वो माहौल उस समय 2019 के लिए था। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव को ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि अब आपको आके विकास कार्य पे बात करनी होगी। आप लोकसभा चुनाव में नहीं है, आप नेशनल असेंबली में नहीं जा रहे, आप स्टेट के लिए, आप उत्तर प्रदेश जहाँ से आपको जीतना है, जहाँ से आपको और मजबूत करना है, वहाँ की रणनीति करनी होगी, राजनीति करनी होगी। यहाँ के जो मुद्दे हैं वो आपको उठाने होंगे, विकास के मुद्दे होंगे। आपने जो काम किए थे आप उस मुद्दे पे आए, आप संसद में जाके वो मुद्दे उठाते हैं, पर जब चुनाव के लिए आते हैं तो आप पीडीए पे चले जाते हैं। तो है, ज़रूर है, उत्तर प्रदेश इज़ ऑल अबाउट कास्टिज्म। आप जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पर क्या हर बार आपका पीडीए का नारा चलेगा? ये कहना गलत है, सरासर गलत है। आपको मुद्दों पे आना पड़ेगा, आपके संगठन के साथ लाना पड़ेगा, कौन लोग आपके साथ हैं, कौन लोग आपके प्रॉफिट दे सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। ये फिर से कहूँगा, शिवपाल यादव को नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते और नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे साथ मनीष मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, कई चुनाव इन्होंने ग्राउंड पे कवर किए हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मिल्कीपुर में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव अपनी रणनीति चेंज करेंगे? क्या जो पीडीए का नारा है वो नहीं चल पाया है? और एक और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या शिवपाल यादव को अब अग्रिम मोर्चे पर लाना होगा? क्योंकि ये जो सीट थी मिल्कीपुर की, ये सीट बेहद खास थी, और इस बेहद खास सीट पर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी जो जीत का स्वाद चखना चाहती थी इस सीट पर, उसको बम्पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में एक सवाल और बड़ा खड़ा होता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव किस रणनीति पे काम करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दिल्ली का चुनाव जीत रही है और जिस तरह से मिल्कीपुर का चुनाव लगभग जीत लिया है, भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में और मजबूत होकर सामने आ सकती है। और 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, यानी कि फाइनल चुनाव, वो जीतने के लिए समाजवादी पार्टी को जहां रणनीति में फेरबदल करनी होगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को किसी नए नारे के साथ भी सामने आना पड़ेगा। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।